हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। मैं हूँ दीक्षांत और आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू संकल्प यूपीएससी। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो ये पॉलिटी वाली सीरीज़ ये चल रही है, इसके अंदर अपन ने भिन्न भिन्न प्रकार के टॉपिक्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। अभी वी आर गोइंग टू कवर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। बिना फालतू की कोई चीज़ कवर नहीं करेंगे, जो चीज़ एग्ज़ाम रिलेवेंट है वो करने की कोशिश करेंगे। और दिस वीडियो इज़ वेरी गुड। अगर आपने नहीं पढ़ा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक बार भी बुक से, या फिर आप रिवाइज़ कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं एक भी फैक्ट है ना उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक, लक्ष्मीकांत सर वाली जो बुक है उसको आप इस वीडियो को देखने के बाद कर सकते हो बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अब सीधा, लेट्स जंप ऑन द टॉपिक। ठीक, क्या कहता है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब भाई हमारे यहाँ पे है ना ह्यूमंस के कुछ ना कुछ राइट्स हैं, उन राइट्स के लिए कमीशन बनाया गया है नेशनल लेवल पे। ठीक, इसको एस्टेब्लिश किया गया 1993 के अंदर। अब इसको बनाया गया है इस एक्ट के तहत। क्या मतलब हुआ कि मेरे पास एक ह्यूमन राइट एक्ट आया 1993 में, जो कि अपनी पार्लियामेंट ने पास किया। इस एक्ट के हिसाब से, इस एक्ट के अंडर इसको बनाया गया है। अगर कोई बॉडी किसी एक्ट के अंडर बनाई गई है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब किसी स्टैट्यूट के अंदर बनाई गई है। अगर ये बॉडी हमको दी होती किसके अंदर, संविधान में, तो हम इसको बोलते कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी बॉडी का मेंशन नहीं कर रखा तो वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ दो टाइप की होती हैं, एक होती है स्टैट्यूटरी और एक होती है नॉन स्टैट्यूटरी या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा बॉडी जिसको एक रिजोल्यूशन के थ्रू बनाया गया हो। रिजोल्यूशन मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई मैं ये बॉडी बना रही हूँ, काम खत्म। एग्जाम्पल, नीति आयोग। अभी हम लोग कर रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और ये क्या है, इट इज़ एन स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको बनाया गया है ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंडर। अभी क्या करेगा, ये जो हमारे राइट्स हैं उनके लिए वॉच डॉग है, मतलब उनको देख रहा है कि मेरे यहाँ पे कंट्री में जो राइट्स हैं वो इंसानों को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। कौन से राइट्स, ऐसे राइट जो कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गारंटी कर रखे हैं। संविधान कहता है कि भाई ये राइट्स हमारे लिए हैं। उसके अलावा ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट वाले राइट जिसको हमारे इंडिया के कोर्ट इन्फोर्स करते हैं। ठीक, ऐसे राइट्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वाले, अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पे जो एग्रीमेंट्स होते हैं, वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट कुछ राइट्स प्रोवाइड करते हैं। और ये जो राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं इनको इंडियन कोर्ट्स इन्फोर्स कर रही हैं। तो जो राइट इंडियन कोर्ट्स इन्फोर्स कर रही हैं उनको भी हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे अंडर द ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। प्रोटेक्ट कौन करेगा, एनएचआरसी। ठीक, अब मैं कहता हूँ कि भाई मैंने एक कमीशन बना दिया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब इसमें कोई इंसान तो होना चाहिए, कोई बैठना तो चाहिए। तो कौन बैठेगा इसके अंदर, इसके अंदर मेरे पास 1+5+7 इस टाइप की कंपोजिशन है। तो ये 1+5 वाले कौन है, ये फुल टाइम मेंबर्स हैं। और ये बचे हुए 7 कौन है, एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि मैंने अगर कोई और ऑफिस ग्रहण कर रखी है तो उस ऑफिस को ग्रहण करने की वजह से, सिंस आई एम होल्डिंग अ सर्टेन पोस्ट, उस पोस्ट की वजह से मैं इस कमीशन का मेंबर बन रहा हूँ। इसको हिंदी में बोलते हैं पदहीन, मतलब मैंने कोई और पद ग्रहण कर रखा है, उस वजह से मैं यहाँ मेंबर बन रहा हूँ। ठीक, 1+5 मेंबर फुल टाइम मेंबर्स हैं। कौन कौन होंगे इसके अंदर, एक चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन इज़ अ रिटायर्ड सीजेआई या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, दोबारा सुनो, चेयरपर्सन इज़ ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, ये यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ रिटायर्ड सीजीआई या फिर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा कौन कौन होगा, एक सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। दोबारा बोलता हूँ, एक आदमी ऐसा होगा कि या तो वो सर्व कर रहा है या फिर रिटायर्ड है सुप्रीम कोर्ट का जज, ये इसका एक मेंबर होगा। एक ऐसा आदमी जो कि सर्व कर रहा है या फिर रिटायर्ड है, हु इज़ जज ऑफ हाई कोर्ट। और 3 ऐसे लोग जिनके पास नॉलेज है या एक्सपीरियंस है विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स। और कम से कम इन 3 में से एक विमन होनी चाहिए, एक औरत भी होनी चाहिए। ठीक, तो ये है पूरी कंपोजिशन 1+5।
एक चेयरमैन, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि चीज़ें दिमाग में जाए, कम से कम कंपोजिशन तो याद हो यार। अब एक टॉपिक पढ़ रखा है, उससे कंपोजिशन याद नहीं है, लक्ष्मीकांत से आप इसको 10 बार पढ़ लोगे ना तो आपको चीज़ें याद नहीं रह पाएंगी। लेकिन अभी मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी दो तीन बार आप लोग देख लो इस चीज़ को। ठीक, आगे चलते हैं। 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन से हैं इसके बारे में देखते हैं। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, वो भी इसका मेंबर होगा। मैंने क्या कहा था कि किसी आदमी ने कोई ऑफिस होल्ड कर रखी है, उसकी वजह से अगर कोई और ऑफिस उसको मिलती है तो इट इज़ एक्स ऑफिशियो। इसलिए पहला आदमी कौन है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का चेयरपर्सन जो है वो इसका मेंबर होगा। इसी तरह चेयरपर्सन फॉर द कमीशन फॉर SC ST वीमेन BC। ठीक, ये अलग अपने मेंबर, ये अपने वो है ना नेशनल कमीशन फॉर SC का जो चेयरपर्सन है वो भी इसका मेंबर होगा। नेशनल कमीशन फॉर ST का जो चेयरपर्सन है वो भी इसका मेंबर होगा। इसी तरह नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का जो चेयरपर्सन है वो भी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरपर्सन हैं वो भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। उसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये सारे के सारे इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। अपॉइंट कौन करेगा, इनके अपॉइंटमेंट के लिए हमारे पास एक 6 मेंबर की कमेटी है। इस 6 मेंबर की कमेटी में 6 जने होंगे, जाहिर सी बात है। तो 6 जन कौन कौन से होंगे इस कमेटी का, एक तो हेड होगा जो है प्राइम मिनिस्टर, उसके अलावा स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड सेंट्रल होम मिनिस्टर। मैं दोबारा बोलता हूँ ताकि याद रहे। जब हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर इसके मेंबर और इसके चेयरमैन को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने एक 6 मेंबर की कमेटी बनाई। ये 6 मेंबर की कमेटी रिकमेंडेशन देगी और इस 6 मेंबर की कमेटी के रिकमेंडेशंस पे प्रेसिडेंट भाई साहब अपॉइंट करेंगे चेयरमैन और मेंबर्स को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। अब इस 6 मेंबर की कमेटी में कौन कौन है, इस 6 मेंबर की कमेटी का जो हेड है इट इज़ प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा इसके अंदर एक स्पीकर है। स्पीकर कौन से, लोकसभा के स्पीकर। ये आप याद रखेंगे कि राज्यसभा का चेयरमैन इसमें नहीं है। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, अपने वाइस प्रेसिडेंट भाई साहब, वो इसमें नहीं है, बल्कि डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड सेंट्रल होम मिनिस्टर, ये सारे लोग इसके क्या होंगे, इस कमेटी के मेंबर होंगे। ये कमेटी रिकमेंडेशन देगी, उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे प्रेसिडेंट भाई साहब अपॉइंट करेंगे इन लोगों को। फिर कह रहा है कि एक सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, एक ऐसा आदमी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर अभी रिटायर नहीं हुआ है, उसका जज है, अगर उसको अपॉइंट कर रहे हैं हम लोग एज चेयरमैन या फिर मेंबर, तो उसके लिए मुझे कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी CGI से। CGI इज़ व्हाट, CGI क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैं टेन्योर की बात करूं कि हाँ भाई टेन्योर कितने साल तक कोई आदमी काम करेगा इसके अंदर, तो 3 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स ऑफ द एज। आप क्या तो 3 साल काम कर सकते हो या फिर आप कम से कम 70 साल के, मतलब 70 साल से ऊपर हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे आप। यू आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट, याद रखना इस चीज़ को। टेन्योर ख़त्म हो गया, आफ्टर टेन्योर चेयरपर्सन या फिर मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। ये आपका टेन्योर था। अब आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन को या मेंबर्स इन फॉलोइंग केस। देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट भाई साहब ने ही इनको अपॉइंट करवाया है, तो रिमूव भी कौन करवाएंगे, प्रेसिडेंट भाई साहब। मेरा बॉस है, अगर मेरा बॉस प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट ने मेरे को अपॉइंट किया है तो मेरे को रिमूव कौन करेंगे, मेरे बॉस ही रिमूव करेंगे। तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन या मेंबर इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केसेस में, अगर एक आदमी एडजस्ड इंसॉल्वेंट, ठीक है, एक आदमी को मैंने कह दिया कि तुम इंसॉल्वेंट हो। फिर कह रहा है कि या फिर इंगेजेस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑफिस। ठीक, उसके अलावा इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, इस केस में भी आप उसको हटाया जा सकता है। या फिर अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, या फिर
एक आदमी जिसको कन्विक्ट किया गया है, जो आदमी दोषी ठहराया गया है और उसको सेंटेंस हो गया है जेल, इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस, तो इस टाइप के इंसान को प्रेसिडेंट भाई साहब हटा सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव ऑन बेसिस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। एक आदमी मिसबिहेव कर रहा है और यहाँ पे क्या रहेगा प्रूव्ड। प्रूव कौन करेगा? प्रूव करने का काम है सुप्रीम कोर्ट का। प्रूव करेगा इनकैपेसिटी की, उस आदमी के अंदर कैपेसिटी नहीं है, कौन प्रूव करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा भाई। इस चीज़ के लिए क्या किया जाएगा? प्रेसिडेंट इस टाइप के केसेस को रेफ़र करेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट भाई साहब करेंगे इंक्वायरी, और सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी करने के बाद ये पाया कि हाँ भाई सामने वाला आदमी इज़ गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी, तो इस केस के अंदर प्रेसिडेंट विल रिमूव द सेड पर्सन। प्रेसिडेंट भाई साहब क्या करेंगे? हटा देंगे। शादियों का मौसम चल रहा है, पटाखे बज रहे हैं बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर से। खैर एनीवेज, फिर मैं कह रहा हूँ कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? दिल्ली में, याद होना चाहिए। हैज़ पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। मतलब क्या हुआ? इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस बॉडी, खुद का काम करने का, मेरा खुद का प्रोसीजर है, मैं किस टाइम क्या काम करूँगा, इस चीज़ के लिए मेरे को पावर दी गई है, खुद के प्रोसीजर को रेगुलेट कर सकता हूँ। पावर ऑफ सिविल कोर्ट, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी अगर इस सिविल कोर्ट की पावर है इसके पास, तो मतलब इसके अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स चलेंगी, मतलब इसके अंदर जो भी काम चलेगा कि ये देखने के लिए कि हाँ भाई ह्यूमन राइट्स जो हैं वॉयलेट हुए हैं कि नहीं हुए, उस टाइप की प्रोसीडिंग्स जो होंगी वो जुडिशियल कैरेक्टर की प्रोसीडिंग्स होंगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कोर्ट में काम चलता है वैसे काम चलेगा, क्योंकि ये क्या है? सिविल कोर्ट की तरह काम करता है। इसका खुद का एक इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ है, ये बहुत ज़रूरी है, रिमेंबर इट, मन में बसा लो। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का खुद का एक इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ है जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा ह्यूमन राइट्स की कंप्लेंट को। इट कैन इंक्वायर इनटू अ मैटर विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स अकरेंस। मान लीजिए आपका कोई ह्यूमन राइट वॉयलेट हो गया है और आज तारीख है, लेट अस अज्यूम 20 फरवरी 2026, और आपको अगली साल याद आया 20 मार्च को 2027 को कि यार मेरा जो ह्यूमन राइट है वॉयलेट हुआ था, जिसको वॉयलेट हुए हुए 1 साल से फालतू हो गया है, मोर देन 1 ईयर। तो इस केस के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उसके अंदर इंक्वायर नहीं कर सकता। इंक्वायरी जो है वो अगर कोई काम हुआ है, कोई मैटर है, उसके होने के 1 साल के अंदर अंदर इंक्वायरी कर सकता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक, अब कह रहा है कि अगर इसने इंक्वायरी करी एनएचआरसी ने, तो एनएचआरसी इंक्वायरी करने के बाद क्या कर सकता है? देखो मैंने यहाँ पे लिखा है रिकमेंड, और सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो रिकमेंड से जा रहे हैं बेसिकली। मतलब अपने एनएचआरसी के पास सिर्फ जो पावर है वो रिकमेंड करने की है, एडवाइस करने की है। ठीक है, तो एनएचआरसी भाई साहब क्या करेंगे? रिकमेंड करेंगे कि कोई आदमी जिसका ह्यूमन राइट वॉयलेट हुआ है उसको कंपनसेशन दो भाई। ठीक है, उसके अलावा ये रिकमेंड करेंगे कि प्रोसीडिंग्स चालू कर दी जाएं या फिर एक्शन ले लिया जाए ऐसे पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो कि गिल्टी है ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट करने में, या फिर इमीडिएट इंटरिम रिलीफ दे दिया जाए विक्टिम को, इसके लिए रिकमेंडेशन दी जाएगी। उसके अलावा एनएचआरसी जो है वो अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास कि भाई कुछ नेसेसरी डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या रिट्स इशू करो आदमी के ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए। ठीक, दिस इज़ द थिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, मतलब एनएचआरसी शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट एक्शंस टेकन ऑन इट्स रिकमेंडेशन विद इन 1 मंथ। एनएचआरसी कहता है कि मैंने तुमको ये रिकमेंडेशन दी है ना, तो जो भी रिस्पॉन्सिबल बॉडी है इन एक्शंस को लेने के लिए वो 1 महीने के अंदर अंदर, इस रिकमेंडेशन के 1 महीने के अंदर अंदर एनएचआरसी को बताएगा कि भाई मैंने ये एक्शन लिया है तुम्हारी रिकमेंडेशंस के हिसाब से। ठीक, एनएचआरसी को इन्फॉर्म कर दो किस चीज़ के लिए, कि जो एक्शंस लिए गए हैं ऑन इट्स रिकमेंडेशन विद इन 1 मंथ। अगर ह्यूमन राइट्स वॉयलेट किए गए हैं आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, तो इस केस में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो रोल है वो लिमिटेड है। इसका मतलब
ये सिर्फ क्या कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेगा कि यार मेरे को कम से कम जो वो आर्म्ड फोर्सेस ने ह्यूमन राइट वोलेट किए थे उसके बारे में एक रिपोर्ट दे दो। सिर्फ रिपोर्ट मांग रहा है ये। एनएचआरसी क्या कर सकते हैं, इट सीक्स रिपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द ह्यूमन राइट्स वायलेटेड बाय द आर्म्ड फोर्सेस। जब ये रिपोर्ट मिल जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या करेंगे, रिकमेंडेशंस देंगे इस रिपोर्ट के बेसिस पे, और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि एक्शंस टेकन ऑन रिकमेंडेशंस विद इन 3 months। ठीक है, ये रिकमेंडेशंस दी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट के बेसिस पे। इसके बाद जो गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशंस मिली है ना, इन रिकमेंडेशंस के ऊपर गवर्नमेंट को एनएचआरसी मतलब गवर्नमेंट जो है वो एनएचआरसी को बताएगी कि तुमने जो रिकमेंडेशंस दी थी उसके ऊपर मैंने ये एक्शंस ले लिए हैं, और ये जो चीज़ है 3 महीने के अंदर अंदर करनी है। मैं दोबारा बताता हूँ साफ सिंपल शब्दों में कि दिस इज़ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, दिस इज़ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस ने अगर कुछ चीज़ ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है तो आर्म्ड फोर्सेस के ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जो रिपोर्ट है ये जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एनएचआरसी के पास। इस रिपोर्ट के बेसिस पे एनएचआरसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगी, और इन रिकमेंडेशंस के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया, ये एक्शंस के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट एनएचआरसी को 3 महीने के अंदर अंदर बताएगी कि भाई मैंने ये एक्शंस लिए हैं तुम्हारी रिपोर्ट के बेसिस पे। शायद समझ में आ गया होगा, सिंपल था। फिर मैं कह रहा हूँ कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनुअली साल में एक बार या फिर कुछ स्पेशल रिपोर्ट भी निकालता है, और ये एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट जो है सबमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, एनएचआरसी अपनी रिपोर्ट देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके अलावा देगा स्टेट गवर्नमेंट को। जैसे कि हरियाणा के अंदर कोई ह्यूमन राइट वायलेट हो गया है तो हरियाणा गवर्नमेंट को देगा ये। अगर बिहार के अंदर कोई ह्यूमन राइट वायलेट हो गया है तो बिहार गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगा कि भाई तुम कम से कम कुछ काम करो। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ये रिपोर्ट रखेगा पार्लियामेंट के पास, और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट रखेंगे किसके सामने, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। तो दिस वाज द क्रिस्प तरीके से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, दिस इज़ मी, और आप लोग देख रहे थे संकल्प यूपीएससी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ठीक, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।